Assalamu alaikum, this is Shifa Salim with another video on diabetes mellitus series. Before starting my video, I would like to introduce Doctor's Place Academy. It is an online platform that provides comprehensive medical education to students, healthcare professionals, and anyone interested in the medical field. The platform is designed to be user friendly and easy to navigate with a wide range of courses and resources available. So now we will start our video. The content of this video is about regulation of glucose homeostasis and the pathogenesis of type 1 and type 2 diabetes mellitus. So first of all, we will overview this glucose homeostasis. अब यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि आपको ये देखना है कि हम फूड जो खाते हैं उसके अंदर से आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, फैट्स वगैरह, ठीक है। ज़्यादातर हमारा इसमें मेन कंसर्न ग्लूकोज़ के साथ होता है, लेकिन ये कि सिर्फ ग्लूकोज़ के साथ नहीं होता, बाकी मेटाबॉलिज्म भी होते हैं, वो आगे इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं बात ये करना चाह रही हूँ कि इंजेस्टेड फूड और हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसकी वजह वो ग्लूकोज़ के लेवल को ब्लड के अंदर ये बेसिकली ग्लूकोज़ दे रहे होते हैं, और पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइजेशन ये ग्लूकोज़ ब्लड से लेकर जा रहे होते हैं। तो उसकी वजह से अब इन दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, और उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वी हैव इंसुलिन, वी हैव न्यूरल इनपुट्स, वी हैव metabolic signals and other hormones like glucagon, and also we have adipokines and myokines that are released from muscles and adipose tissue respectively, and that act on the liver to produce to carry out its metabolic functions like gluconeogenesis and other metabolic processes related to glucose homeostasis. सो कमिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट के फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको फास्टिंग स्टेट में पता होना चाहिए कि ग्लूकोज अपटेक फास्टिंग स्टेट में कम हो रही होती है, ठीक है। फास्टिंग स्टेट में बॉडी की ये उसकी कोशिश ये होती है कि जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रखा जाए, और जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनका ग्लूकोज रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। उसके लिए ग्लूकोज अपटेक सेल्स के अंदर कम हो जाती है, बॉडी के बाकी सेल्स के अंदर, और हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट प्रेंडियल स्टेट के अंदर हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस कम हो जाती है, और ग्लूकोज अपटेक जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन रखना है, और अब हमारी बॉडी के अंदर इनफ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है कि वो सारे के सारे सेल्स को प्रोवाइड कर सके, और फिर उसके बाद जो है वो ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर मेंटेन हो जाए। नाउ कमिंग टूवर्ड्स इंसुलिन बायोसिंथेसिस। इंसुलिन बायोसिंथेसिस के अंदर ये होता है कि आपके बीटा सेल्स जो होते हैं, पैनक्रियाटिक आइलेट्स के बीटा सेल्स में इंसुलिन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। इंसुलिन चूँकि एक पेप्टाइड है, मतलब प्रोटीन है, ठीक है, उसकी सिंथेसिस होती है एक राइबोसोम्स के अंदर। राइबोसोम्स के अंदर इनकी जब सिंथेसिस होती है तो ये इनमें सबसे पहले एक पॉलीपेप्टाइड बनता है, जिसके साथ एक सिग्नल सीक्वेंस भी होता है, और चेन ए और चेन बी वगैरह भी होते हैं, और साथ में चेन सी के साथ दोनों कनेक्ट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, सिग्नल सीक्वेंस रिमूव हो जाता है। सिग्नल सीक्वेंस के क्लीवेज के बाद आपके पास ये वाला पोर्शन बचता है। नेक्स्ट आपके पास इन सब पोर्शन की अलग-अलग क्लीवेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास चेन ए, चेन बी और चेन सी आ जाती हैं, ठीक है। अम, अच्छा, अब उसके बाद ये सेक्रेटरी वेसिकल्स में इनकी पैकिंग होती है गोल्जी ऑपरेटस से, और फिर उसके बाद इनकी एक्सोसाइटोसिस जो हो जाती है, और ये रिलीज़ हो जाती है इंसुलिन। नेक्स्ट आपके पास ये है कि इंसुलिन की सिक्रीशन कैसे होती है। देखिए ग्लूकोज़ हमारी बॉडी जो है, ठीक है, इंसुलिन की सिक्रीशन कैसे होगी? उसकी सिक्रीशन ऐसे होगी कि हम कोई भी खाना खाते हैं, ठीक है, और ग्लूकोज़ जो है वो हमारे ब्लड के अंदर 3.9 मिलीमोल्स पर लीटर से बढ़ गया है। अब इसने क्या करना है, अब ग्लूकोज़ 3.9 मिलीमोल्स पर लीटर में बढ़ा है ब्लड में, ठीक है। अब ये ग्लूकोज़ ज़ाहिर-सी बात है डिफरेंट सेल्स के अंदर जा रहा है। अब उन सेल्स में एक सेल बीटा सेल्स भी होता है। इंसुलिन जो कि इंसुलिन सीक्रेट कर रहा होता है, जो कि इंसुलिन बना भी रहा होता है। उसके अंदर जब ग्लूकोज़ जाता है ग्लूट से, ठीक है, ग्लूट 4 से,
तो आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ग्लूकोकाइनेज उसके ऊपर एक्ट करेगा और सारा मैकेनिज़्म सारा मेटाबॉलिज़्म चलेगा और पायरूवेट बनेगा। पायरूवेट के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और एटीपी और एडीपी जनरेट करेगा, ठीक है? एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स जो होते हैं, फिर वो पोटेशियम को बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से आपके फिर उसके बाद रीपोलराइज़ेशन होती है, डीपोलराइज़ेशन होती है। जब डीपोलराइज़ेशन हो जाती है तो वोल्टेज गेटेड डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो खुल जाते हैं, ठीक है? अब जब वो खुलेंगे तो कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा, कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से और कैल्शियम इन्फ्लक्स के बाद आपको पता है कि जो सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं उनकी एक्सोसाइटोसिस होगी और इंसुलिन बाहर निकल जाएगा, उसके साथ सी पेप्टाइड भी निकलेगा और फिर आपके पास वो ब्लड के अंदर आ गया। नेक्स्ट आता है कि आपके पास सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं है जो कि इंसुलिन के सिक्रीशन को प्रमोट करता है, अमाइनो एसिड्स, प्रिकर्सर्स, कीटोन्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेप्टाइड्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं जो कि इंसुलिन की सिक्रीशन को प्रमोट करते हैं। और ये बात आपको याद रखनी है कि पल्सेटाइन पैटर्न ऑफ हार्मोन रिलीज होता है with small secretory bursts occurring about every 10 minutes, superimposed upon greater amplitude oscillations of about 80 to 150 minutes. तो ये secretory pulsatile फॉर्म के अंदर इंसुलिन आपकी सिक्रीट होती है, ठीक है? अब नेक्स्ट हम चलते हैं जिसके इंसुलिन एक्शन के ऊपर। इंसुलिन एक दफ़ा रिलीज़ होगी, ब्लड के अंदर आ गई, अब इसने जाना है मुख्तलिफ बॉडी के सेल टिश्यूज़ के अंदर। अब उन टिश्यूज़ में क्या लगा हुआ है? इंसुलिन रिसेप्टर। उन सेल्स के अंदर, उन टिश्यूज़ के सेल्स के अंदर इंसुलिन रिसेप्टर लगा हुआ है। उन टिश्यूज़ में से एक टिश्यू कौन-सा है? स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है? क्योंकि स्केलेटल मसल्स जो हैं वो मेनली मेजर पोर्शन ऑफ इंसुलिन को मतलब इंसुलिन लेते हैं अंदर और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ये है कि इंसुलिन जो है सॉरी स्केलेटल मसल्स इंसुलिन को लेते हैं, यानी उनकी जो ग्लूकोज का अपटेक होता है दैट इज़ ड्यू टू इंसुलिन, इंसुलिन की वजह से, मतलब इंसुलिन के बगैर उनका ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो सकता, ठीक है? तो इंसुलिन रिसेप्टर लगा होता है जिसको टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर कहते हैं और ये सारे मैकेनिज़्म्स के वजह से ये सारा सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज़्म्स चलते हैं जिसमें आपके पास ग्लूट4 वेसिकल्स जो हैं वो आपका उनका अपटेक होता है, उनका वो मेम्ब्रेन के ऊपर जाकर उनकी एक्सोसाइटोसिस होती है और ग्लूट4 जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज अपटेक इंक्रीज़ होता है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस बढ़ती है इस वाले पाथवे से, दैट इज़ GSK3 जो है एक्टिवेट करेगा और फिर ये सब कुछ ग्लाइकोजन सिंथेस जो है उसकी एक्टिवेशन हो जाएगी दूसरे पाथवे से। इसी तरह ग्लूकोनियोजेनेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस है एंड सेल ग्रोथ है और सेल साइकिल माइटोजेनिक इफेक्ट्स भी इसमें आ जाते हैं। Now moving towards the second part of our video, that is pathogenesis of type 1 diabetes mellitus and type 2 diabetes mellitus. First of all, we will be covering type 1 diabetes mellitus, that is कि type 1 diabetes mellitus के पीछे क्या ऐसी वजह होती है कि वो हो जाती है। जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व है, immunological फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है, environmental फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है। And remember, this disease occurs because of the complex interaction of all these factors and that result in autoimmunity and that leads to pancreatic beta cell destruction. However, they say that some individuals who have the clinical phenotype of type 1 diabetes mellitus, they lack immunological markers indicative of any autoimmune process involving the beta cells and the genetic markers of type 1 diabetes mellitus. So these individuals are thought to develop insulin deficiency by unknown non-immune mechanisms and may be ketosis prone. Many are African American और Asian in heritage. उनका मतलब कहने का ये है कि टाइप 1 डायबिटीज़ mellitus के अंदर कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो इम्यूनोलॉजिकल मार्कर्स नहीं ये रखते, ठीक है? उनका बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि अच्छा इनकी ऑटो इम्यूनिटी जो है वो रीज़न है इनके डिज़ीज़ होने में। तो इसके लिए आपको उनके पीछे मैकेनिज़्म ये होता है दैट इज़ अननोन और नॉन इम्यून कोई मैकेनिज़्म होता है और वो माइट बी वो वाला जो मैकेनिज़्म है दैट इज़ कीटोसिस प्रॉन और ये ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं दैट आर बेसिकली अफ्रीकन अमेरिकन और एशियन इन हेरिटेज। सो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इसकी टेम्पोरल मॉडल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ mellitus।
इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं जिसमें बोर्ड बीटा सेल मास परसेंटेज के अंदर उन्होंने दिया हुआ है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो भी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस का पेशेंट होता है, उसकी पहले से जेनेटिक मेकअप के अंदर डिज़ीज़ चलती आ रही होती है, यानी दैट ही इज़ जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड टू दैट डिज़ीज़। जैसे आप यहाँ पर ग्राफ में देख रहे हैं कि उसकी जब उसकी जेनेटिक प्रीडिस्पोज़िशन है, उसमें उसका जो बीटा सेल मास है दैट इज़ 100%, ठीक है? अब हुआ ये कि उसकी लाइफ में कहीं भी इम्यूनोलॉजिकल ट्रिगर हो गया, ठीक है? ड्यू टू एनी रीज़न। अब उसकी वजह से उसका काम ख़राब होना शुरू हो गया, इम्यूनोलॉजिकल एब्नॉर्मैलिटीज़ आना शुरू हो गई, प्रोग्रेसिव इम्पेयरमेंट ऑफ इंसुलिन रिलीज़। अब वो स्टेज 1 पर पहुँच गया, ठीक है? उस जो कि उसको ट्रिगर हुआ था इम्यूनोलॉजिकल ट्रिगर, उसकी वजह से ऑटो इम्यून प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और आइलेट एंड ऑटो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। वो कौन-कौन सी ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। लेकिन ये कि ऑटो एंटीबॉडीज़ जनरेट हो गई और बीटा सेल का फंक्शन आहिस्ता-आहिस्ता नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया है, जैसे कि ग्राफ में शो हो रहा है, ठीक है? कि ग्राफ आहिस्ता-आहिस्ता नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया। 100% पे था, अब 50% हो गया, 75% हो गया स्टेज 1 के ऊपर। स्टेज 1 डिज़ीज़ में ये होता है कि आपके पास जो आइलेट सेल ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं वो कम बनती हैं, लेकिन इसमें आपका जो ब्लड ग्लूकोज़ लेवल है वो मेंटेन रहता है, स्टेज 1 डिज़ीज़ के अंदर। स्टेज 2 डिज़ीज़ के अंदर ऑटो इम्यूनिटी परसिस्ट करती है, मतलब स्टेज 1 के अंदर भी थी, लेकिन कम थी, उसमें आपका ब्लड ग्लूकोज़ लेवल मेंटेन रह रहा था, बीटा सेल इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्शन उनकी नहीं हुई थी। स्टेज 2 के अंदर इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी होती है कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज़ लेवल है वो ऑल्टर करना शुरू हो जाता है, डिसग्लाइसीमिया हो जाता है। स्टेज 3 इज़ डिफाइंड बाय द डेवलपमेंट ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया और उस स्टेज 3 के ऊपर आप डायबिटीज़ को डायग्नोज़ कर देते हो कि अब डायबिटीज़ हो गई है, ठीक है? और ओवर्ट डिज़ीज़ भी कहते हैं। अब डायबिटीज़ जब होती है एग्ज़ैक्ट वैल्यू उसके फर्स्ट 1 या 2 इयर्स में आपका आपको इंसुलिन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। बॉडी खुद ही कॉम्पेंसेट करती है ग्लूकोज़ के लेवल मेंटेन रखने के लिए। इसको कहते हैं हनीमून फ़ेज़ कि ग्लाइसेमिक कंट्रोल इज़ अचीव्ड विद मॉडेस्ट डोजेज़ ऑफ इंसुलिन और रेयरली इंसुलिन इज़ नॉट नीडेड। बहुत कम डोजेज़ पर भी आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल अचीव हो जाता है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, दिस इज़ द हनीमून फ़ेज़। उसके बाद आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है और आपको डेली की अ, डेली आपको इंसुलिन लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है आपकी जेनेटिक कंसिडरेशंस। जेनेटिक कंसिडरेशंस अगर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में देखें तो आइडेंटिकल ट्विन्स में 40 टू 60% है। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर कुछ एडिशनल मॉडिफाइंग फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। कुछ फैक्टर्स और ऐड होने होते हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटिस इनकी उसके साथ प्रेज़ेंट करते हैं। अब ये आइडेंटिकल ट्विन्स के अंदर हमने रेशियो देख ली और अब मुख्तलिफ जीन्स हैं जिसमें HLA रीजन है ऑन क्रोमोसोम 6, पॉलीमॉर्फिज्म्स इन द प्रोमोटर रीजन ऑफ इंसुलिन जीन और CTLA4 जीन है। इसी तरीके से इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर है, PTPN22 है। ये सारी जीन्स हैं जो कि अल्टीमेटली डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 कॉज़ करने में पीछे इनका रोल होता है। अब हम पहली वाली को थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं, HLA रीजन ऑन क्रोमोसोम 6। आपको पता है कि ये वाला जो रीजन है, क्लास 2 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को इनकोड करता है। और ये MHC मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये बेसिकली प्रेज़ेंट करते हैं एंटीजन टू हेल्पर टी सेल्स एंड दस दे आर इन्वॉल्व्ड इन इनिशिएटिंग द इम्यून रिस्पॉन्स। अब क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो एंटीजन को प्रेज़ेंट करें, ठीक है? कि उन्होंने एंटीजन को प्रेज़ेंट करना है, लेकिन उनकी ये एबिलिटी डिपेंड करती है कि जो उनकी एंटीजन बाइंडिंग साइट है, उनके ऊपर उस पर अमीनो एसिड की क्या सीक्वेंस है, क्या कॉम्पोज़िशन है। अब जब
अब चूंकि एमएचसी मॉलिक्यूल्स के पीछे जीन कौन सी है, एचएलए जीन। ठीक है, एचएलए रीजन के ऊपर जो जीन्स हैं वो एमएचसी मॉलिक्यूल को बना रही हैं। अब एचएलए रीजन के ऊपर कोई भी किस्म किस्म की भी म्यूटेशन आ जाए तो उसकी वजह से एमएचसी मॉलिक्यूल जो है वो उसकी अमाइनो एसिड का सीक्वेंस, अमाइनो एसिड की कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो जाती है। अब जब उसकी टोटली कॉम्पोजिशन डिफरेंट हुई, जाहिर सी बात है उसका एंटीजन बाइंडिंग साइट की कॉम्पोजिशन, अमाइनो एसिड की भी कॉम्पोजिशन चेंज हुई होगी, ऑल्टर की होगी। दैट रिजल्ट्स इन डिक्रीज एफिनिटी या ऑल्टर्ड एफिनिटी ऑफ टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, अब होता ये है कि एंटीजेंस जो है वो अच्छे तरीके से बाइंड नहीं होती, तो जाहिर सी बात है टी हेल्पर सेल से भी बाइंडिंग नहीं होती सही से। तो ऑल दो द रिस्क ऑफ डेवलपिंग, अब मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है चलिए रीजन के बारे में। अब जो आइडेंटिकल ट्विंस की मैंने बात की थी उसके बारे में बताती हूँ कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस का अगर हम रिस्क देखें तो इंडिविजुअल के रिलेटिव्स के अंदर उसका 10 फोल्ड इंक्रीज रिस्क हो जाता है विद द डिजीज़ ना, लेकिन इसका रिलेटिवली लो रिस्क है। यानी अगर टाइप 1 डायबिटीज़ 3 to 4% उस वक्त होता है अगर पेरेंट आपका टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में है, और 5 to 5% 15% उस वक्त होता है जब सिबलिंग सिबलिंग में है। तो ये बेसिकली रिलेटिवली इस तरह से लो है कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का ज़्यादा होता है, वो आगे हम इंशाल्लाह देखते हैं। नाउ पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है कि आइलेट सेल ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं। आइलेट सेल ऑटो एंटीबॉडी जो मैंने में डिस्कस किया था वो बन जाती हैं, और उसकी वजह से एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स इन द आइलेट्स, पेरीपेंक्रेटिक लिम्फ नोड्स एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन वो डेवलप हो जाते हैं। टी लिम्फोसाइट्स दैट प्रोलिफरेट व्हेन स्टिमुलेटेड विद आइलेट प्रोटीन्स, और फिर उसके बाद इंसुलाइटिस के अंदर ही साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि ये बेसिकली होता क्या है। आपके ना ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई बीटा सेल्स के साथ क्या प्रॉब्लम है कि उन्हीं के अगेंस्ट जो है वो ऑटो इम्यूनिटी जनरेट होती है, क्यों द बाकी सेल्स के अगेंस्ट नहीं हो सकती, जैसे अल्फा है, गामा है और डेल्टा के सेल्स। हालांकि बाकी सेल्स जो हैं अगर हम देखें तो सेल टाइप्स, अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन प्रोड्यूस कर रहा है, डेल्टा सेल जो कि सोमैटोस्टेटिन प्रोड्यूस करता है, और जो पीपी सेल्स होते हैं वो पेनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड प्रोड्यूस करते हैं। दे आर फंक्शनली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली सिमिलर टू बीटा सेल्स। दे आर स्पेयर्ड फ्रॉम द ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन उनमें नहीं होती। तो करंट थेरीज हमें ये बताती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता, उनके अंदर भी होती है। ऑटो इम्यून प्रोसेस स्टार्ट हमारे पास होता है बीटा सेल, एक बीटा सेल मॉलिक्यूल से, और फिर उसके बाद वो स्प्रेड करता है बाकी आइलेट के मॉलिक्यूल्स के अंदर, और फिर एज द इम्यून प्रोसेस डिस्ट्रॉयज बीटा सेल्स, और उसकी वजह से क्या होता है, क्रिएट्स अ सीरीज ऑफ सेकेंडरी ऑटो एंटीजेंस। ठीक है, तो मतलब ऐसी बात नहीं है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ बीटा सेल्स के अंदर ऑटो इम्यून स्टार्ट होता है। अब ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, भाई बीटा सेल्स के अंदर क्या स्पेसिफिसिटी ऐसी है कि उनके अंदर ऑटो इम्यून प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो थिंक अबाउट इट एंड यू कैन कम आउट विद बेटर आंसर। तो सीरीज ऑफ सेकेंडरी ऑटो एंटीजेंस जो है वो हमारे पास डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट इम्यूनोलॉजिकल मार्कर्स कौन से आइलेट से ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं जिसमें ग्लूटामिक एसिड, कार्बोक्सिलेज है। ठीक है, एंटीजेंस इंसुलिन की एंटीजेंस होती हैं, IA2 है, इंसुलिन ICA एंटीजेंस हो जाती हैं, 512 जिंक ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ये सारी की सारी एंटीजेंस हैं जो कि हमें हेल्प आउट करती हैं कि आपके पास मतलब इसके अंदर ये वाली ऑटो एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं। ठीक है, और इट कैन बी डायबिटीज़ मेलाइटिस, यानी टेस्ट के तौर पर हम एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इसको रख सकते हैं। तो ICs आर प्रेजेंट इन 3 to 4% ऑफ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब यहाँ पर जो ग्राफ में आपको शो हो रहा है कि जो न्यू ऑनसेट टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है उसके अंदर इन ICs की तादाद कितनी ज़्यादा है। ठीक है, और न्यूली डायग्नोस्ड के अंदर कितनी है, और फिर इसके बाद GDM के अंदर कितनी है। अब इस तरह से है, तो आपको यहाँ पर ये डिफरेंस क्यों आया है? न्यू ऑनसेट टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस 1 के अंदर, यानी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है उसके अंदर एकदम आपको, यानी आपको तकरीबन 85% जो है ये आपके पास आइलेट सेल ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं। न्यूली डायग्नोस्ड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत मिनिमम है, तकरीबन ये आपको मिलेगा 7 to 8%। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस में उससे भी कम है, 5%। तो इससे इसका ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टाइप 1 के अंदर आइलेट सेल ऑटो एंटीबॉडीज़ एज एन इम्यूनोलॉजिकल मार्कर्स होती हैं।
नाउ कमिंग टूवर्ड्स इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें। वायरसेस आ जाते हैं, कॉक्सैक्सकी और रिबेला एंटीरो वायरसेस, बोवाइन मिल्क प्रोटीन्स हैं, नायरोसीरिया कंपाउंड्स हो जाते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स होते हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके पास एड ऑन होके इंटरेक्ट करके दूसरे फैक्टर्स के साथ ऑटो इम्यूनिटी जनरेट करते हैं। अच्छा, हमने जेनेटिक फैक्टर्स भी कर लिए, हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी कर लिए, हमने इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स भी कर लिए। अब आ जाती है आपकी बात प्रिवेंशन के ऊपर। प्रिवेंशन के ऊपर ये होता है कि बहुत सारे हम किस तरह से कर सकते हैं प्रिवेंशन, कि बहुत सारे ट्रायल्स हुए हैं इसके ऊपर, रिसर्चेस हुई हैं जिसमें उन्होंने इवेलुएट किए इंटरवेंशंस, कि इंटरवेंशंस कुछ ऐसी दी जाएँ जो कि टारगेट करें अ, जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के अर्ली स्टेजेस पर अभी बंदा हो तो उसके जो इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा होता है ना अगेंस्ट बीटा सेल्स, ठीक है, उसके उसको टारगेट किया जाए, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को टारगेट किया जाए, तो इस तरह से हम इसकी प्रिवेंशन इंशाल्लाह कर सकते हैं। तो देयर इज़ एन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन द माइक्रोबायोम एंड टाइप 1 डायबिटीज़, तो इसके ऊपर भी रिसर्च हो रही हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की बात करें तो उसमें किस तरह से होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है और एबनॉर्मल इंसुलिन सिक्रीशन, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से एबनॉर्मल इंसुलिन सिक्रीशन होती है और हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट आ जाती है। अब किस तरह से भाई देखो, आपके पास इंसुलिन रेजिस्टेंस है, सेल्स को के लेवल के ऊपर इंसुलिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, ठीक है, और बॉडी को जो आइलेट सेल्स उनको लग रहा है कि भाई इंसुलिन बॉडी के अंदर नहीं है, क्योंकि उनको सेल्स के लेवल से फीडबैक जा रहा है कि भाई हमें ग्लूकोज नहीं मिल रहा, हालांकि मसला कहीं और पर था। पीछे ग्लूकोज उनको नहीं मिला, बीटा सेल्स जो हैं वो मज़ीद इंसुलिन सिक्रीट करते रहते हैं, तो अब इसकी वजह से अब नॉर्मल इंसुलिन सिक्रीशन होती है, दैट रिजल्ट्स इन हाइपरग्लाइसीमिया। दो तरह की आपके पास टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है, कीटोसिस प्रोन डायबिटीज़ और कीटोसिस रेजिस्टेंस। कीटोसिस प्रोन ज़्यादातर ओबीज इंडिविजुअल्स में होती है और लीन इंडिविजुअल्स में कीटोसिस रेजिस्टेंस होती है। अगर हम देखें कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर प्राइमरी डिफेक्ट क्या होगा, तो दैट इज़ कंट्रोवर्शियल। ज़्यादातर स्टडीज़ कहती हैं कि इंसुलिन रेसिस्टेंस precedes an insulin secretory defect, but that diabetes develops only when insulin secretion becomes inadequate in general. Latinos have greater insulin resistance, and East Asians and South Asians have more beta cell dysfunction. But both defects are present in both populations. तो कुछ पॉपुलेशंस हैं उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, कुछ पॉपुलेशंस के अंदर इंसुलिन की जो बीटा सेल डिसफंक्शन है वो ज़्यादा है। तो इस वजह से ये वेरी करता है, कुछ चीज़ें डोमिनेट करती हैं किसी पॉपुलेशन में, कुछ चीज़ें किसी को पॉपुलेशन में डोमिनेट करती हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द जेनेटिक प्रीपोंडरेंस, इसको मैंने इस वजह से प्रीपोंडरेंस लिखा है बिकॉज टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में ज़्यादातर मतलब वो जेनेटिक उसका रोल होता है। आइडेंटिकल ट्विंस में आप देख सकते हैं 70 to 90% जो है वो अ, इसका चांस रिस्क होता है। Individuals with a parent with type 2 DM have an increased risk of diabetes if both parents have type 2 diabetes mellitus. The risk approaches 40%. अगर दोनों को तो 40%, ठीक है। Insulin resistance, as demonstrated by reduced glucose utilization in skeletal muscle, is present in many non-diabetic first degree relatives जो होते हैं टाइप 2 डीएम वाले के, अ, उनके अंदर मतलब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रेजेंट होती है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि डिज़ीज़ जो है ये पॉलीजेनिक और मल्टीफैक्टोरियल है, और इंक्रीज या रिड्यूस्ड बर्थ वेट की वजह से भी इसके चांसेस होते हैं। और वो चिल्ड्रन दैट ऑफ प्रेगनेंसीज दैट आर कॉम्प्लिकेट वो प्रेगनेंसीज दैट आर कॉम्प्लिकेटेड विद जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब मुख्तलिफ हैं वेरिएंट जो जेनेटिक्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 7 लाइक 2 जीन। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म्स की बात करें तो पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर गैमा है, इनवर्ड रेक्टिफाइंग पोटेशियम चैनल्स एंड ट्रेसिंग ट्रांसपोर्टर आईआरएस कैप्टन 10, ये सारी चीज़ें हैं दैट आर इन्वॉल्व इन बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब हम अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की, अब इसको आपने थोड़ा-सा उल्टा करना है, मतलब नॉर्मल ग्लूकोज़ टॉलरेंस है और इम्पेयर्ड ग्लूकोज़ टॉलरेंस है। हुआ ये कि इंसुलिन सेंसिटिविटी 100% थी, ठीक है? और उसकी वजह से इंसुलिन सिक्रीशन एक ए पॉइंट के ऊपर हो रही थी, ठीक है? ए पॉइंट
ए से बी के अंदर नॉर्मल था, अब बी के ऊपर आकर क्या होना शुरू हो गया, इंसुलिन इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर डी पर आया तो टाइप 2 डायबिटीज mellitus। तो इंसुलिन सिक्रीशन एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी आर रिलेटेड, एंड एज एन इंडिविजुअल बिकम्स मोर इंसुलिन रेजिस्टेंट बाय मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इंसुलिन सिक्रीशन इंक्रीज हो गई। A failure to compensate by increasing the insulin secretion results initially in impaired glucose tolerance, ठीक है। अब हो क्या रहा है, इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से अगर ये फेलियर हो गया है तो उसकी वजह से क्या हो गया, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस आ गई पॉइंट सी के ऊपर, अल्टीमेटली टाइप 2 डायबिटीज mellitus जनरेट हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जिसमें आपको ये पता चलता है कि टाइप 2 डायबिटीज mellitus की पैथोफिजियोलॉजी क्या है। टाइप 2 डीएम की मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ में एबनॉर्मल मसल और फैट मेटाबॉलिज्म है, और इम्पेयर्ड इंसुलिन सिक्रेशन है, इंक्रीज्ड हेपेटिक ग्लूकोज एंड लिपिड प्रोडक्शन है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज यूटिलाइजेशन होती है, पोस्ट रिसेप्टर डिफेक्ट्स आ जाते हैं, यानी रिसेप्टर के बाद सिग्नल ट्रांसडक्शन में कोई डिफेक्ट आता है, इंसुलिन रिसेप्टर और टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, एडिपोसाइट्स जो हैं वो जनरेट होके वो भी इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। एडिपोसाइट्स मुख्तलिफ फैक्टर्स जनरेट करते हैं, जिसमें ये वाले सारे फैक्टर्स आते हैं दैट आर बीन मेंशन ओवर हियर। तो उसके बाद आ जाता है इम्पेयर्ड इंसुलिन सिक्रेशन, उसके अंदर इनिशियली ग्लूकोज स्टिमुलेटिंग इंसुलिन सिक्रेशन होती है, ठीक है। उसके हाँ, जो मैंने पहले बताया था कि भई किस तरह से इंसुलिन सिक्रीट होती है, ग्लूकोज़ का ना मिलने की वजह से इंसुलिन ज़्यादा हो जाती है, डिक्रीज़्ड इंसुलिन सिक्रीशन कैपेसिटी हो जाती है, बीटा सेल्स अपनी कैपेसिटी ख़त्म कर देते हैं। फिर उसके बाद अमाइलॉइड फिब्रिलर डिपॉज़िट्स बनना शुरू हो जाते हैं आइलेट्स के अंदर, और ग्लूकोज़ टॉक्सिसिटी और लिपोटॉक्सिसिटी हो जाती है, सिस्टैमिक और लोकल प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स बनते हैं, और रिड्यूस्ड जीएलपी-1 एक्शन होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया है, अगर हेपेटिक ग्लूकोज़ की अगर हम बात करें तो वो इंक्रीज़ हो जाता है, लिपिड प्रोडक्शन बढ़ जाती है, ठीक है। फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया, डिसलिपिडीमिया, ये सारी स्टेट्स हो जाती हैं दैट रिजल्ट्स इन इम्पेयर्ड लिपिड प्रोडक्शन, और हेपेटिक ग्लूकोज़ जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इंसुलिन डोज रिस्पॉन्स कर्व्स एग्जिबिट अ राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। अब इंसुलिन डोज रिस्पॉन्स कर्व उसकी उस पर ना राइटवर्ड शिफ्ट आता है कि इन सेंसिटिविटी उसकी रिड्यूस हो जाती है, एंड रिड्यूस्ड मैक्सिमल रिस्पॉन्स इंडिकेटिंग एन ओवरऑल डिक्रीज इन मैक्सिमम ग्लूकोज यूटिलाइजेशन 30 to 60% lower than in normal individuals. Insulin resistance impairs glucose utilization by insulin sensitive tissues and increases hepatic glucose output. Both effects contribute to the hyperglycemia, ठीक है। अब अगर hepatic glucose output बढ़ जाता है, it predominantly accounts for increased FPG levels, ठीक है। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाते हैं, whereas decreased peripheral glucose utilization जिसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट्स इन पोस्ट प्रेंडल हाइपरग्लाइसीमिया। अगर हम देखें कि तो सारे के नॉट ऑल इंसुलिन सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन pathways are resistant to the effects of insulin. For example, those controlling cell growth and differentiation using the mitogenic activity एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज पाथवे, जो कि हमने पीछे इंसुलिन एक्शन वाली स्लाइड में देखा है। तो वो सारे के सारे जो है वो सारे पाथवेज सिग्नल ट्रांसमिशन पाथवेज जो हैं वो ख़राब नहीं होते, ठीक है। Consequently, hyperinsulinemia may increase the insulin action through these pathways, potentially accelerating diabetes related conditions जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह हो जाता है। तो माइट बी कि वो इस वजह से भी हो जाए, वो आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह जब हम कॉम्प्लिकेशंस करेंगे। द रिस्पॉन्स टू अदर नॉन ग्लूकोज secretagogues such as arginine है is preserved, but overall अगर हम देखें तो बीटा सेल फंक्शन is reduced by as much as 50% at the onset of type 2 diabetes mellitus, ठीक है। तो ये भी नॉर्मली कहा जाता है, हमारे जन्मों में होता है कि भाई इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, नहीं, एट द एंड बीटा सेल डिसफंक्शन भी हो जाता होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम्स की तरफ, जिसमें आपके पास है नंबर ऑफ रिलेटिवली रेयर फॉर्म्स ऑफ सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्लूड फीचर्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस है जिसमें टाइप 2 डीएम के आपको पास फीचर्स मिलते हैं। आपके पास अगर इंसुलिन रिसेप्टर के में कोई म्यूटेशंस आ जाए, इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम टाइप ए है, इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम टाइप बी है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम टाइप ए यंग वुमेन में होता है, इसमें सीवियर हाइपर इंसुलिनीमिया होता है, ओबेसिटी होता है, हाइपर एंड्रोजनिज्म होता है, उस डिफेक्ट आते हैं इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे के अंदर। टाइप बी के अंदर मिडिल एज्ड वुमेन में होता है, इसमें भी हाइपर इंसुलिनीमिया बहुत ज़्यादा होता है, हाइपर एंड्रोजनिज्म होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट इंसुलिन रिसेप्टर बन रही होती हैं। इसी तरह पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम मैंने आपको बताया था, उस वो भी एक कॉमन डिसऑर्डर है दैट अफेक्ट्स पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, ठीक है, आपको पता है। और उसमें क्या होता है कि आपके पास क्रॉनिक एनोवुलेशन स्टार्ट हुई होती है, हाइपर एंड्रोजनिज्म होता है,
ठीक है, इस तरह से आप अगर आप बात करें, उसकी वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। लिपोडिस्ट्रॉफीज़ हैं, दे आर ग्रुप ऑफ हेटेरोजेनस डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय सेलेक्टिव लॉस ऑफ एडिपोज टिश्यू, जिसकी वजह से सिवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया होता है। लिपोडिस्ट्रॉफीज़ कैन बी इनहेरिटेड और एक्वायर्ड एंड एसोसिएटेड विद वेरिएबल डिग्रीज ऑफ एडिपोज टिश्यू लॉस होता है बेसिकली। तो ये सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ लेके जाती हैं, एंड दे इंक्लूड फीचर्स ऑफ टाइप 2 DM या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। ठीक है, अब आगे जाते हैं प्रिवेंशन। अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की कैसे करें भाई, आप सबसे पहले इस जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में कहा जाता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है, डाइट और इंक्रीज्ड फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स जो है जिसमें मेटफॉर्मिन जो है बहुत हेल्पफुल होता है। ये आगे हम इंशाल्लाह देखेंगे जब मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की तरफ ट्रीटमेंट की वीडियो मैं बनाऊंगी। ठीक है, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस किस तरीके से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस की, और किस तरह से हम ट्रीटमेंट कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं आपके पास अवेलेबल। अब वो इंडिविजुअल्स जिनको पता है कि उनकी फैमिली के अंदर एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है टाइप 2 DM की, और इंडिविजुअल्स जिनमें कभी कहीं पर इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज हुआ या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस उनकी आई, शुड बी स्ट्रांगली इनकरेज्ड टू मेंटेन अ नॉर्मल BMI, कि वो अपना BMI नॉर्मल रखें और उनकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो रेगुलर होनी चाहिए। अब AD जो है अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, वो ये सजेस्ट करती है कि मेटफॉर्मिन बी कंसिडर इंडिविजुअल्स विद बोथ IFG यानी इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज जिनका है और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है, वो आर एट वेरी हाई रिस्क फॉर प्रोग्रेशन टू डिजीज़, तो उनके लिए मेटफॉर्मिन जो है वो कंसिडर करनी चाहिए। सो ये सारी प्रिवेंशन थी, और यहाँ तक हमारा आज का जो वीडियो का कंटेंट था जिसमें हमने रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होमियोस्टेसिस करनी थी और पैथोजेनेसिस, वो कंप्लीट हो जाता है। और इसके साथ मैं यहाँ पर आपको एंड पर बताती हूँ कि मैंने लिया है हैरिसन्स प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन। मैं कोशिश ये करती हूँ कि हर वीडियो के अंदर ये डाला जाए। हाँ, कि मैं मेरा जो डायबिटीज़ मेलाइटिस की सीरीज़ है वो हैरिसन्स प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन से उसका मैंने नॉलेज एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हमारी मुलाकात होती है विद अनदर टॉपिक दैट इज़ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। For before moving to that, I will like to discuss how we can approach to the patient of diabetes mellitus। उसकी डेली सारी चीज़ें वो थोड़ा सा होगा इंशाल्लाह, उसको हम थोड़ी सी वीडियो में कवर करेंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमारी चीज़ें कवर होंगी। फिर देन कॉम्प्लिकेशंस की तरफ हम इंशाल्लाह चलेंगे। So thank you very much. We will meet inshallah in the next video, short video, how can we approach to the patient of diabetes mellitus. Thank you very much.